जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट की पहली पोयम डस्ट ऑफ स्नो। पोयम पढ़ने से पहले हम पोयम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिससे हमको ये पोयम समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। दिस पोयम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोयम के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि पोयम किसके द्वारा लिखी गई है। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है बहुत ही बारीक कण, लेकिन यहाँ पर वो बारीक फाइन पार्टिकल्स किसके हैं? स्नो यानी बर्फ के हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब स्नो यानी बर्फ के बारीक बारीक कण। फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन वेरी डिफरेंट मैनर। इस पोयम में फ्रॉस्ट ने नेचर यानी प्रकृति को हमारे सामने बहुत ही अलग तरीके से इन ए डिफरेंट मैनर उन्होंने नेचर को प्रेजेंट किया है। जनरली पोएट्स टेक ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड ट्रीज हैविंग गुड क्वालिटीज़। कैसे? जनरली पोएट्स, जो भी हम कविताएं पढ़ते हैं तो उसमें ब्यूटीफुल बर्ड्स को पोएट लेते हैं, या फिर ऐसे पेड़, ऐसे ट्रीज़ जिनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं या जिनमें बहुत सुंदर फ्लावर्स लगते हैं। लेकिन इन दिस पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ चोजन क्रो। लेकिन यहाँ पर इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस बर्ड को लिया है? क्रो को लिया है। और क्रो कैसा? क्रो यानी कौवा। वो कैसा होता है? जनरली पोएट्स क्रो को पोएम्स में नहीं लेते हैं। और ट्री में किस ट्री को लिया है? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस होता है और उसके छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं। तो पोएट ने क्या किया? जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें ब्यूटी को ना लेकर, गुड क्वालिटीज़ को ना लेकर किसको लिया है? क्रो को लिया है और हेमलॉक ट्री को लिया है। पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट did not choose other beautiful birds and plants because he wanted to show his feelings, mood through crow and hemlock. ऐसा क्यों किया कि उन्होंने ब्यूटीफुल बर्ड्स को नहीं लिया, प्लांट्स जिनमें बहुत सुंदर फूल लगते हैं या जिनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, उनको क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो क्रो जो बर्ड है और हेमलॉक ट्री के द्वारा ही अपनी फीलिंग्स को, अपने मूड को, कि उनके अंदर क्या चल रहा है, इसको वो अपने रीडर्स को बतलाना चाहते हैं। क्रो एंड हेमलॉक आर द सिंबल ऑफ सॉरो एंड डिप्रेशन। पोयम डस्ट ऑफ स्नो में जो क्रो है और हेमलॉक, ये सिंबल यानी प्रतीक है। किसके प्रतीक हैं? सॉरो यानी दुख के और डिप्रेशन यानी निराशा के। यानी पोएट का मूड क्या है, पोएट के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका मूड, वो ही इज सैड, वो दुखी है और डिप्रेस भी है। डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। जब उसका मूड, व्हेन ही वाज सैड एंड डिप्रेस, तब क्या होता है? अचानक एक क्रो उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो के छोटे पार्टिकल्स गिरा देता है। ही वॉज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, वो पेड़ पर बैठा हुआ है हेमलॉक के। तो उसके मूड, जो उसका मूड था, वो सडन चेंज हो जाता है। और कैसा हो जाता है? अब वो जॉयस हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी से फिलअप हो जाता है। तो जो ये डस्ट ऑफ स्नो है यानी स्नो का स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये किसका प्रतीक है? नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। द सडन शार इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंजेस पोएट्स मूड। और जो सडन, क्योंकि वो उसका मूड कैसा था? ही वॉज डिप्रेस एंड सैड। अचानक से एक जो क्रो है, जो एक बर्ड कौवा है, वो हेमलॉक ट्री पर जो डस्ट थी स्नो की, वो कवर था ट्री, और वो डस्ट क्रो के कारण उसके ऊपर गिरती है और पोएट का मूड चेंज हो जाता है। कहाँ से कैसे चेंज होता है? फ्रॉम सैड टू हैप्पी। जो अभी तक वो सैड था, डिप्रेस था, अब वो हैप्पी, जॉयस हो जाता है। मैसेज ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल, मोटिवेशनल। क्या है इसका मैसेज? लॉस्ट टाइम विल नेवर कम और रिटर्न। जो समय चला गया, जो समय लॉस्ट यानी जा चुका है,
खो चुका है समय, वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड स्पेंड टाइम इन ए प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव वे। तो जो समय हमारे पास में है उस समय को हमको प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव यानी उपयोगी कामों में लगाना चाहिए, यूज़फुल जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हैं उन कामों में हमको लगाना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक कार्यों में हमको समय को लगाना चाहिए। एंड नाउ अबाउट द थीम ऑफ द पोएम। वैसे तो आप पोएम के इंट्रोडक्शन से ही समझ गए होंगे। डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट एंड ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये बहुत ही छोटी सी पोएम है। दिस पोएम प्रेजेंट्स अ सिंपल मोमेंट। इस पोएम में एक ऐसा ही कि जब हम पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो क्या होता है, पेड़ पर जो कुछ भी, यदि कोई बर्ड बैठी है तो कुछ न कुछ हमारे ऊपर गिरा देती है। तो ये क्या है, बहुत ही यूजुअल इंसिडेंट है, बहुत ही सिंपल मोमेंट है। लेकिन इस सिंपल मोमेंट को पोएट ने इट हैज़ अ लार्जर मीनिंग, बहुत बड़ा अर्थ दे दिया है। और वो अर्थ क्या है वो हम वैसे तो इंट्रोडक्शन में जान चुके हैं, लेकिन पोएम में पढ़ने पर हम दोबारा उसको समझेंगे। The poet tells us that by enjoying the simple moments of life, we can get rid of our day-to-day problems and worries. तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के द्वारा, डस्ट ऑफ स्नो के द्वारा हमको ये बताना चाहते हैं कि हमको सिंपल मोमेंट्स ऑफ लाइफ, अपने जीवन के जो बहुत ही साधारण से क्षण हैं उनको एंजॉय करना चाहिए। और उससे क्या होगा कि हम अपने डे टू डे यानी दिन प्रतिदिन में आने वाली प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को, वरीज यानी टेंशन से हम गेट रिड ऑफ, छुटकारा पा सकते हैं। सो लेट्स एंजॉय द मीनिंगफुल, मोटिवेशनल, ब्यूटिफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो। So let's read out the beautiful, meaningful, inspiring, motivational poem Dust of Snow. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. आप लोग भी इस पोएम को मेरे साथ पढ़ें ताकि आपको इन वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस करते बनने लगे। द वे ए क्रो, एक बार की, एक दिन की बात है। He was sitting under a hemlock tree. वो एक hemlock tree एक poisonous plant होता है, उसके नीचे he was sitting, वो बैठे हुए थे। And on the same hemlock tree there was a crow on that tree. उस पेड़ पर एक कौवा भी बैठा हुआ था। और जो वो hemlock tree था that was covered with snow. और वो जो hemlock tree था वो पूरे चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ था। इसका मतलब क्या है कि जो वहाँ पर विंटर सीज़न था और विंटर सीज़न के कारण ही चारों तरफ स्नो यानी बर्फ थी। अब जो क्रो है, शुक डाउन ऑन मी, पोएट कहते हैं कि क्रो उसने थोड़ा सा वो हिला, शुक डाउन उसने वो हिला, और जो स्नो हेमलॉक ट्री पर थी, वो जो स्नो थी वो भी हिली, और उसके स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स यानी वो धूल जैसी स्नो, वो किसके ऊपर गिरी? पोएट के ऊपर गिरी। अब गिरने से क्या हुआ कि जो पोएट, उसका मूड अभी तक सैड था, दुखी था, ही वॉज डिप्रेस, वो डिप्रेस था। लेकिन जैसे ही वो डस्ट, बर्फ की वो जो स्मॉल पार्टिकल्स थे उसके ऊपर गिरे तो उसका मूड चेंज हो गया। किसका? पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते कि एज द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम, जैसे ही वो उनके ऊपर गिरती है तो उनका मूड चेंज हो जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। अब वो जो डस्ट है स्नो की, जैसे ही उनके ऊपर गिरती है, कैसे गिरती है? बिकॉज अ क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, और जब वो हिला तो उस जो ट्री कवर्ड था स्नो से, तो वो स्नो उनके ऊपर गिरी। तो उनके ऊपर जब वो स्नो पार्टिकल्स गिरे, उनके गिरने से हैज़ गिवन माई हार्ट,
तो उनके दिल पर, उनके हार्ट पर, इसका एक मन पर, उनके मूड पर उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। किसका? वो डस्ट पार्टिकल गिरने से। और उनका मूड जो अभी तक ही वॉज सैड, ही वॉज डिप्रेस, वो काफ़ी टेंशन में थे, तो वो उनका मूड चेंज हो गया। अ चेंज ऑफ मूड, यानी इस इंसिडेंट ने उनके मूड को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। और अब इस इंसिडेंट ने उनके मूड को चेंज करके उनके अंदर पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस भर दी। और उनको लगा कि उन्होंने अपना जो ये मूड था, जो डिप्रेस था, वो वैसा मूड करके उन्होंने उतने समय को र्यूड यानी बर्बाद कर दिया। अब उसको पछतावा है, पोएट को वो रिग्रेट है कि क्यों उन्होंने अपने आप को इतना सैड एंड सॉरोफुल कर रखा था। और उन्होंने अब जो रेस्ट पार्ट ऑफ द डे, जो दिन का बाकी बचा भाग है, जो बचा हुआ है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि अब वो नेचुरल ब्यूटीज़ को, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को और जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ आसपास हो रही हैं उनको देखने में लगाएंगे। तो इस तरह से एक छोटी सी इंसिडेंट ने, एक डस्ट ऑफ स्नो ने उनके मूड को चेंज कर दिया। तो ये पोएम क्या बतलाती है? ये हम लोग जान चुके हैं कि हमको अपना टाइम प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव वे में लगाना चाहिए। हमको पॉजिटिव अप्रोच अपनी लाइफ में रखना चाहिए। एंड नाउ राइम स्कीम ऑफ डस्ट एंड स्नो। सबसे पहले हम राइम स्कीम को समझते हैं कि राइम स्कीम होता क्या है। राइम स्कीम का मतलब है पैटर्न ऑफ साउंड। साउंड का मतलब ध्वनि, यानी शब्दों का जो ध्वनि है वो किस तरीके से रिपीट होती है। कहाँ पर? एट द एंड ऑफ ए लाइन और स्टैंजा, कि लाइन के अंत में या उस स्टैंजा के अंत में जो साउंड है वर्ड्स की, वो किस, उसका रिपीटेशन किस प्रकार का है। कैसे? जैसे कि हम इस पोएम में देखें, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री। तो साउंड का रिपीटेशन कैसे हो रहा है? लाइन 1 में क्रो और लाइन 3 में लास्ट में स्नो, क्रो एंड स्नो। तो ये क्या हुआ? ये वर्ड्स, इनकी साउंड राइम कर रही है। इसी तरीके से सेकंड में मी एंड फोर्थ में ट्री, तो इनमें मी एंड ट्री, इनकी साउंड एक जैसी है, तो ये क्या कहलाएंगे? राइमिंग वर्ड्स कहलाएंगे। तो इसका पैटर्न क्या हुआ? ए बी, यानी जो फर्स्ट लाइन है उसकी साउंड को हम ए मान लें और सेकेंड वाले लाइन की साउंड को बी मान लें, तो जो ए साउंड है वो थर्ड में रिपीट हो रही है और जो बी साउंड है वो फोर्थ में रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये है कि एवरी 4 लाइन्स, हर 4 लाइन में द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन एंड सेकेंड एंड फोर्थ लाइन विल राइम ईच अदर। इस पोएम में पहली और तीसरी लाइन की जो साउंड है लास्ट वर्ड की वो राइमिंग कर रही है और सेकेंड और फोर्थ जो लाइन है उनके लास्ट वर्ड की साउंड राइम कर रही है। तो ये होता है राइम स्कीम। और अब हम इस ब्यूटीफुल एंड मोटिवेशनल पोएम डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस को यदि हम हिंदी में समझना चाहें तो अलंकार और जो उस कविता की ब्यूटी को बढ़ाता है, ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। तो पहली डिवाइस जो यूज़ की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, दैट इज इमेजरी। इमेजरी बना है इमेजिन से, कल्पना करने से। तो इमेजरी का मतलब है टू क्रिएट एन इमेज और आइडिया इन रीडर्स माइंड थ्रू द यूज़ ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के द्वारा उस कविता में क्या कहा गया है वो पढ़ने वालों के दिमाग में उस तरह का चित्र बन जाए, उसका चित्रण हो जाए। ये डिवाइस क्या कहलाती है? इमेजरी। कैसे? जैसे पोएम में आप देखिए, अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री, यानी क्रो ने थोड़ा सा हिलाया और पोएट के ऊपर हैमलॉक ट्री के पर जो स्नो की बर्फ़ की डस्ट थी वो गिर गई। यदि हम इस
लाइन को बहुत ही अच्छे से समझें तो ये सीन हमारे सामने आ जाता है कि किस तरह से एक क्रो डाली पर बैठा होगा, फिर उसने थोड़े धीमे से वो जो डाली थी उसको हिलाया होगा और नीचे जो भी खड़ा है उसके ऊपर वो डस्ट गिरी होगी। तो ये डिवाइस क्या कहलाती है? इमेजरी। एंड नाउ अलिटरेशन। एक बार बोलिए, अलिटरेशन। अलिटरेशन में हिंदी में समझें तो किसी शब्द समूह में एक ही अक्षर या एक ही साउंड से आरंभ होने वाले शब्दों का बार बार प्रयोग होना, यानी या तो वो शब्द रिपीट हो या वो साउंड रिपीट हो। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलिटरेशन। अलिटरेशन मीन्स repetition of the same sound or letter used in the beginning of the closely placed words। यानी या तो कोई लेटर का रिपीटेशन हो हर शब्द के शुरुआत में, या फिर उसी साउंड का रिपीटेशन हो, और वो शब्द भी कैसे होने चाहिए? आजू बाजू, आस पास होने चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? एलिटरेशन। आपकी पोयम में एग्जाम्पल देखिए, लाइन 5, हैज़ गिवन माई हार्ट। तो यहाँ पर हैज़ एच साउंड का रिपीटिशन और वहाँ पर हार्ट, तो एच एंड एच यानी ह और ह साउंड का रिपीटिशन, अलिटरेशन हो रहा है। लाइन 7, एंड सेव्ड सम पार्ट्स। सेव्ड स सम स, यानी जो स साउंड है वो यहाँ पर सेव्ड और सम में वो अलिटरेशन है। नाउ सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म सिंबल से बना है और सिंबल का मतलब प्रतीक। व्हेन थिंग्स आर यूज्ड टू शो इमोशंस, आइडियाज़ और क्वालिटी। जब इमोशंस को या आइडिया को या किसी गुण को दिखलाने के लिए वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सिंबॉलिज्म। जैसे आपने देखा इस पोयम में जो क्रो है, बर्ड क्रो है एंड हेमलॉक ट्री है, वो किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है? सॉरो का, सैडनेस का और ग्लूम का। एंड नाउ इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इज चेंज बाय द पोएट टू क्रिएट राइम। जब वैसे तो जो सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन पोएटिक इफेक्ट के लिए या राइमिंग के लिए जब पोएट सेंटेंस को इन्वर्ट कर देता है, यानी जो ये पैटर्न है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इस पैटर्न को पलट देता है, चेंज कर देता है, तो ये क्या कहलाता है? इन्वर्जन। और इसका यूज़ क्यों करते हैं? पोएटिक एनहांसमेंट के लिए, पोएटिक इफेक्ट के लिए या राइम के लिए। जैसे कि स्टैंजा 1 में देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। तो सब्जेक्ट कहाँ पर आया? आई एंड में आया, और जो सेंटेंस शुरू हो रहा है हैज़ से, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये पोएटिक डिवाइस क्या है? इन्वर्जन है, जो कि पोएटिक इफेक्ट को एनहांस करने के लिए, उस बात को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ की गई है। एंजम्मेंट। एंजम्मेंट, द सेम सेंटेंस continues to the next line without the use of any punctuation। जब सेंटेंस बिना किसी पंक्चुएशन के नेक्स्ट लाइन में चला जाता है तो ये पोएटिक डिवाइस क्या कहलाती है? एंजम्मेंट। आप पोएम में देखिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, ये पूरी पोएम में जो पंक्चुएशन है वो लास्ट में आया है। एक लाइन कंटिन्यू, नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन, फिर से थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। तो ये जो पोयम है इसमें एंजम्मेंट है, यानी जो ये पोएटिक डिवाइस है वो एंजम्मेंट कहलाती है। एंड नाउ एजोनेंस। एजोनेंस में भी साउंड का रिपीटिशन होता है, लेकिन केवल वॉवल साउंड का रिपीटिशन होता है। जैसे कि लाइन 2 देखिए, शुक डाउन ऑन मी। शुक में ओ, डाउन में ओ साउंड, ऑन में ओ साउंड, तो यहाँ पर ओ साउंड का कंटिन्यूअस रिपीटिशन हो रहा है, तो ये पोएटिक डिवाइस क्या कहलाएगी? एजोनेंस। तो इस तरह से हमने इस ब्यूटीफुल मोटिवेशनल इंस्पायरिंग पोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका मीनिंग पढ़ा, एक्सटेंडेड मीनिंग पढ़ा और उसकी पोएटिक डिवाइसेस को भी जाना।
और जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको पोएम के साथ में, अबाउट द पोएम में, और जो उसकी पोइटिक डिवाइसेस हैं उनके साथ में एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप इसको बार बार पढ़ें, बार बार वीडियो को बैक करके देखें, तो आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी।